आइए आज का मोशन को कंटिन्यू करते हैं। और हमने काफ़ी सारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब हमने पढ़ लिया था। एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया था। और अब हम आ रहे हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम क्या होता है। तो आइए स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में पढ़ते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ पेजेस सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। आइए आज हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड टाइम क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई गाड़ी है जो किसी स्पीड से आ रही है और मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूं। तो मैं कैसे रोकता हूं, मैं उसको ब्रेक लगाता हूं। क्या ब्रेक लगाने के बाद तुरंत रुक जाती है? नहीं, ब्रेक लगाने के बाद भी वो थोड़ा सा ट्रैवल करती है। ठीक है, और जितना वो ब्रेक लगाने के बाद जो ट्रैवल करती है, यानी जब ब्रेक लगा रहा होता हूँ तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, उसको एक रिटार्डेशन दे रहा होता हूँ। और जब ब्रेक लगाने के बाद वो जितना टाइम लगाती है रुकने में, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम। और ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करके फाइनली वो रेस्ट पे आती है, उसको बोलते हैं अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मेरे पास लेट्स से कि ये एक गाड़ी है। ठीक है, ये एक गाड़ी है। ठीक है, और जब ये चल रही है, इस रोड पे चल रही है, यहाँ पर आकर मैं कहीं पर अगर ब्रेक लगाता हूँ तो ब्रेक लगाने के बाद भी क्या होता है, ये गाड़ी कुछ डिस्टेंस चलती है और उसको जितने डिस्टेंस पे आके वो रुकती है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और जितना टाइम वो लगाती है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग टाइम। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल स्पीड तो उसकी जीरो होनी है, फाइनल स्पीड जीरो होनी है, तो ये जीरो हो जाएगी। यू स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर मैं ब्रेक लगा रहा हूँ यानी कि मैं एक रिटार्डेशन दे रहा हूँ विच इज नेगेटिव, तो 2as यानी कि मेरा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस जो जाएगी वो यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगी। या मैं ये भी लिख सकता हूँ एस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ठीक है, एस इज प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर के बहुत बड़े मायने हैं कि अगर मेरी जितनी ज़्यादा मेरी स्पीड होगी जब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ उतनी मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो मान लीजिए एक सवाल लेते हैं, मैं अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस है लेट्स से 100 मीटर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ और मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस है लेट्स से ठीक है, लेट्स से मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ और मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। अगर मैं स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर कर दूंगा तो मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो हमने देखा हुआ है कि s इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर है, तो s1 इज प्रोपोर्शनल टू u1 का स्क्वायर, सिमिलरली s2 इज प्रोपोर्शनल टू u2 का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है? s2 निकालना है, तो मैं s2 अपॉन s1 इक्वल टू u2 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो s2 इक्वल टू हो जाएगा s1 u2 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। s1 कितना था? पहले 1 किलोमीटर था। u2 पहले 20 था, अब 60 हो गया, यानी इनका रेशियो कितना हो गया? 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। यानी कि अब मेरी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी वो 9 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे मैं, ऑब्वियसली ये तो आप फिजिकली प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी बहुत तेज़ी से भाग रही हो तो ब्रेक लगाने के बाद उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तभी तो बोलते हैं कि जब आप हाईवे पे चला रहे हो तो सावधानी से चलाइए, इनफैक्ट शहर में भी चला रहे हो तो सावधानी से चलाइए। जितनी तेज़ गाड़ी भागती है उतना उस पर कंट्रोल कम होता है, क्योंकि उसको रोकने के लिए उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके पास और यही चीज़ हम टाइम पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम इसको टाइम पे भी लगा सकते हैं। आइए टाइम पे कैसे करेंगे, देखिए टाइम के लिए क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मेरी फाइनल स्पीड तो जीरो होनी है, जब ब्रेक लगाऊंगा तो ये जीरो हो जाएगी, u a रिटार्डेशन नेगेटिव हो जाएगा और ये t, तो t इक्वल टू हो जाएगा u बाई ए, यानी कि t इज प्रोपोर्शनल टू u। यानी कि मेरी इनिशियल स्पीड जितनी ज़्यादा होगी टाइम टेकन विल भी उतना ही टाइम लगेगा। तो मान लीजिए कि अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर से आ रहा हूँ और मुझे रोकने में 5 सेकंड लगते हैं, तो अगर मेरी स्पीड बढ़ा के मैं 40 किलोमीटर पर आवर कर दूंगा तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? तो अगर मेरी स्पीड डबल हो जाएगी तो टाइम टेकन भी डबल हो जाएगा। बहुत सिंपल सा इसका फंडा है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में मूव कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ग्राफ्स। और ग्राफ हर बच्चे का एक पेन पॉइंट होता है। ठीक है, और हम यहाँ पर ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सटी ग्राफ लेंगे। एक्सटी ग्राफ को अपन बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको अपन पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं।
तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हैं, है ना, और एक एक करके सारे केसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे केसेस यहाँ पर बना लेता हूँ। ये पोजीशन टाइम ग्राफ, एक ग्राफ तो ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ, एक ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, ये वाला हो गया, एक पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया हमारा, ये हो गया, एक पोजीशन टाइम ग्राफ हमारा हो गया जिसमें स्लोप बढ़ता जा रहा है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया जिसमें नेगेटिव स्लोप है। आइए इन सबके मायने देखते हैं। देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या मतलब है कि किसी पार्टिकल की उस टाइम पे पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप ये देखिए, अच्छा एक ग्राफ ये भी हो सकता है क्या, एक और ग्राफ बना देता हूँ, एक्स ग्राफ, क्या ये भी ग्राफ हो सकता है क्या, कि पार्टिकल अपनी जगह पे है, इसमें क्या हो रहा है, एक टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन बढ़ती जा रही है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये क्या पॉसिबल होगा क्या कि टाइम फिक्स हो गया हो और पोजीशन चेंज होती जा रही है, टाइम तो रुकता ही नहीं है ना। हिंदी मूवी का डायलॉग ना, समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो यहाँ पर भी समय पार्टिकल का इंतजार नहीं करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि समय रुक जाए और पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाए, तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आइए इस केस में क्या हो रहा है, इसमें पार्टिकल रुक गया, समय बढ़ता जा रहा है, पॉसिबल है। पार्टिकल इस समय क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया, पार्टिकल इस समय रेस्ट पे हो गया। यहाँ पर अगर आप एंगल की बात करेंगे, इसका जो स्लोप होगा, एक्स एक्सिस से स्लोप कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 0, और थीटा इक्वल टू 0 मतलब वेलोसिटी इसकी 0 होगी, और ये समय भैया रेस्ट पे हो गए। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल समय के साथ साथ मूव कर रहा है, पार्टिकल समय के साथ साथ मूव कर रहा है। थीटा क्या होगा इसका, थीटा कांस्टेंट होगा, थीटा लगातार चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है या एंगल होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसका थीटा कांस्टेंट होगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा k से, यानी कि अगर थीटा कांस्टेंट है तो इस एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है हमने पढ़ा था v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या देता है, वेलोसिटी देता है, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है, उसको क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। आइए इसमें देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है। देखिए जब भी इस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इस जगह पे थीटा ज्यादा था, इस जगह पे थीटा कम हो गया और कम हो गया, यानी कि यहाँ पर स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, थीटा डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कौन सा मोशन हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। आइए इस वाले ग्राफ को देखें, इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, लगातार थीटा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर थीटा कम था, यहाँ ज्यादा था, यहाँ पर जाके तो 90 डिग्री के आसपास ही थीटा हो गया, तो थीटा बढ़ रहा है, और थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा भी बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दिस इज अगेन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। आइए इस केस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसका जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, थीटा क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो हमें मालूम है कि टेन थीटा नेगेटिव होता है, और टेन थीटा नेगेटिव होता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होती है, यानी कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। ये समझने की बात है, वेलोसिटी नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, तो दो जगह हैं जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट मिली है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी मिली है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी मिली, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, और ये दोनों जगह, एक जगह वेलोसिटी घट रही है, एक जगह वेलोसिटी बढ़ रही है, ये दोनों के दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और यहाँ पर तो रेस्ट है। तो ये हमारे पूरे के पूरे एक्स ग्राफ हो गए। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल आप खुद बना के पॉज कीजिए, एक बार खुद बनाइए और इनको समझने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वीटी ग्राफ की। अच्छा एक्सटी ग्राफ का स्लोप हमें मतलब मालूम है वेलोसिटी देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या देता है, स्लोप देता है वेलोसिटी, लेकिन एक्सटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसी काम का नहीं है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है एक्सटी ग्राफ का एरिया, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं। और ओके ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, और एक सवाल ले लेते हैं कि पहले चलो वीटी ग्राफ कर लेते हैं, इसका सवाल ले लेंगे। एक सवाल हम ले सकते हैं, लेना चाहें तो चलिए एक सवाल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ये एक
एक्सी ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, और एक्सी ग्राफ में क्या क्या वैल्यू दे रखी है मैं बना लेता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू बना लेता हूँ मैं, ये यूं यूं और यूं, ठीक है। तो अब इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ऊपर जो दे रखा है वो दे रखा है +40, यहाँ पर नीचे जो दे रखा है ये -20 दे रखा है। टाइमिंग जो दे रखे हैं हमें 0, 2, 4, 5 और 6, ये हमें टाइमिंग्स दे रखे हैं इसके, ये सेकंड में है 3 सेकंड। और हमसे सवाल पूछा है, क्या क्या पूछा हमसे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, और थर्ड हमसे पूछा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ये हमसे पूछा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछा है, हमसे ये सब चीजें पूछी है। ये एक्सी ग्राफ का है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन बोल लीजिए आपको, ये टी ग्राफ है। अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो बहुत से बच्चे सोचते हैं सर इसका जो स्लोप होता है वो तो वेलोसिटी देता है, तो आपने तो पूछा ही डिस्टेंस है, और इसका जो एरिया होता है वो तो कुछ नहीं देता, तो हम इसका एरिया निकाल लें, मतलब बहुत से बच्चे इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सी ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो आप देखिए इसको समझिए, t = 0 पे पार्टिकल यहाँ था, t फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 सेकंड में ये पार्टिकल पहुंच गया 40 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर उसके बाद ये पार्टिकल उल्टा आना शुरू किया, यानी कि वापस 4 सेकंड पे ये घर आ गया। मतलब हुआ क्या, एक तरह से मान लीजिए चिंटू था, चिंटू घर से निकला, ये चिंटू घर से निकला, यहाँ गया, कहाँ तक गया 40 मीटर तक, 40 मीटर तक घर पे गया, 2 सेकंड लगाए, फिर वापस 40 मीटर चल के घर पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया, 0 हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे। तो जितना ऊपर वाला पार्ट माइनस नीचे वाला पार्ट होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टोटल पार्ट को जोड़ देंगे तो वो डिस्टेंस आएगा। तो आइए, तो ये भी क्या हुआ, चिंटू पहले यहाँ गया, दुकान पे गया, दुकान पे से कुछ खरीदा, कितना चला 40 मीटर, फिर वापस 40 मीटर से घर पे आया, तो टोटल कितना चल लिया 80 मीटर, फिर 80 मीटर से अपने दोस्त के पास खेलने चला गया, पीछे की तरफ, मतलब दुकान तो सामने की थी और अपने दोस्त के घर पे चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में खेलने चला, कितना गया 20 मीटर, फिर वापस 20 मीटर खेल खुल के आया, मम्मी का फोन आ गया, फिर वापस घर पे आ गया। तो पहले 80 मीटर, 40 मीटर यहाँ चला, 40 मीटर यहाँ चला, 20 मीटर यहाँ चला, 20 मीटर यहाँ चला, तो टोटल डिस्टेंस तो चली 40 चला लिया 80, 80 + 40 120 मीटर। डिस्टेंस कितनी चली उसने 120 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अरे फाइनली तो आया तो घर पे ही ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120 अपन टोटल टाइम कितना है 6, तो 20 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी। तो कई बार इस तरह के बहुत सिंपल से सवाल आ जाते हैं जिसमें मैं सोचता है हमें क्या स्लोप निकालना है, हमें क्या एरिया निकालना है। ये एक्सी ग्राफ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो बस ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं कीजिए, और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो जितना ऊपर है उसमें से जितना नीचे उसको नेगेटिव को माइनस कर दीजिए। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई चैलेंज नहीं होगा। आइए आप एक सवाल लेने के बाद अपन वीटी ग्राफ पे चलते हैं। चलिए वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ में भी वही कहानी है, ये वीटी ग्राफ, ये पहला ग्राफ, ये वीटी ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये वीटी ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ, ये वीटी ग्राफ, ये चौथा ग्राफ, ये वीटी ग्राफ, ये पांचवा ग्राफ। क्या हो रहा है भाई, यहां पर यहां क्या हो रहा है, थीटा 0 है, थीटा 0 है या नहीं है, थीटा 0 है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। अगेन इसमें भी एक सवाल पूछूंगा, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि समय रुक गया हो, वेलोसिटी चेंज हो रही किसी पार्टिकल की, नहीं पॉसिबल ना, तो छोड़ दो उसको, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीटी ग्राफ की। तो वीटी ग्राफ में देखा अपन ने, यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और 0 होने का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। यहां पर क्या हो रहा है, थीटा कांस्टेंट है, क्या है, थीटा कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो थीटा कांस्टेंट है तो क्या हो गया, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया ना भाई, थीटा कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो गया।
और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। अब ये कौन सा एग्जांपल हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन अगर कहीं इसकी पार्टिकल के मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब इसकी स्पीड या तो लगातार बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी या स्पीड लगातार बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, इसलिए हमने बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ पर आप देखिए जो थीटा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यहाँ थीटा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ तो थीटा कांस्टेंट था, यहाँ जो थीटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमें मालूम है वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो तो एक्सेलरेशन देता है। अगर थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा बढ़ रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। ये समझ में आया नहीं आया? तो थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? थीटा लगातार कम होता जा रहा है, थीटा लगातार कम होता जा रहा है तो एक्सेलरेशन भी लगातार कम होता जा रहा है, यानी कि ये जो है बॉडी है, क्या हो रहा है इस बॉडी के साथ? इसका एक्सेलरेशन लगातार डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है, दिस इज नॉट रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन डिक्रीज होना अलग बात होती है और एक्सेलरेशन नेगेटिव होना अलग बात होती है, ठीक है। आइए इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में जो थीटा है वो मोर देन 90 डिग्री है। अगर थीटा मोर देन 90 डिग्री है, अगर थीटा मोर देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। ये है रिटार्डेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, यानी कि आप जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है एक्सेलरेशन उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है एक्सेलरेशन जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये है रिटार्डेशन। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। अभी भी पार्टिकल की स्पीड जो होगी, एक्सेलरेशन जो होगा, क्या होगा पार्टिकल की स्पीड? इस केस में पार्टिकल की स्पीड क्या होगी बताइए आप? देखिए इस केस में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट थी, इस केस में पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, इस केस में पार्टिकल की स्पीड तेजी से बढ़ रही है, इस केस में पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ तो रही है ना, पार्टिकल की स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये हमारे के सारे वीटी ग्राफ्स थे। मेरे ख्याल से इनमें कोई समस्या नहीं आई होगी आपको। अगर कोई समस्या आई है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन पुट ए कमेंट ऑन इट। ये सारे के सारे हमारे वीटी ग्राफ हो गए। आइए अब हम एटी ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एटी वाले जो ग्राफ होते हैं वो तो बहुत छोटे से दो ही ग्राफ होते हैं। एटी ग्राफ जो होते हैं हमारे दो ही एटी ग्राफ होते हैं। एक एटी ग्राफ तो ये हो गया जिसमें ये थीटा एंगल है, यानी कि एक्सेलरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और एक जो ग्राफ होता है एटी ग्राफ वो ये होता है सिंपल ये वाला, इसमें एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये दो ही एटी ग्राफ होते हैं, ठीक है। कुछ और सवाल हम करेंगे यहाँ पर, एक सवाल और लेते हैं, ठीक, एक सवाल और लेते हैं यहाँ पर, ठीक। एक वीटी ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है। वीटी ग्राफ कैसे दे रखा है? ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपको एक वीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और वापस ऐसे भी दे रखा है, ठीक है। ये वीटी ग्राफ दे रखा है, कुछ भी वैल्यूज मान लीजिए इसकी 2, 4, 6, 8 और ये ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड और इसको ले लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको इस वीटी ग्राफ की मदद से आपको बनाना है एक्सटी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ की मदद लेके हुए आपको एक्सटी ग्राफ बनाना है। आप समझिए, आप सबसे पहले हम एक एक पार्ट को देखेंगे, एक पार्ट को देखेंगे। हम सबसे पहले इस पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में क्या हो रहा है? वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अब आप सोचिए अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो एक्सटी ग्राफ जो होगा उसका स्लोप कैसा होगा? एक्सटी ग्राफ का स्लोप आप देखिए, एक तो ये स्लोप होता था और एक स्लोप होता था ये वाला। कौन से स्लोप में लगातार वेलोसिटी बढ़ती थी? इसी में बढ़ेगी ना। इसका जो थीटा है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि जो पहला ग्राफ का शेप आएगा, सॉरी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, पहले जो ग्राफ का शेप आएगा वो आएगा ऐसा। ये कितने पे आएगा? t = 2 पे। डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अपन, इसका अपन एरिया निकाल लिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2, 2 × 10, तो
1/2 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये है इसका मूवमेंट जो है ना, ये मूवमेंट है, बाकी तो मैंने ये सिर्फ लाइंस दिखाई है, मूवमेंट ये है वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ ये है जो येलो डॉटेड लाइन। तो ये एक्सटी ग्राफ का इस वाले पार्ट के कॉरेस्पोंडेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका कर्व ऐसा आएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती थी, जब एक्सटी ग्राफ कैसा होता था, जब एक्सटी ग्राफ कैसा होता था, सोचिए आप, याद रखिए, जब एक्सटी ग्राफ की लाइन सीधी होती थी तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, बिकॉज इसका जो स्लोप होगा वही तो वेलोसिटी होगा, और इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, बढ़ता हुआ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो मेरे ख्याल से ये आ गया t = 4 पे, ठीक है, t = 4 पे आ गया। अब वापस क्या हो रहा है, वापस क्या हो रहा है, वीटी ग्राफ का स्लोप जो है, वीटी ग्राफ का स्लोप इंक्रीजिंग आ रहा है। अब किस केस में इंक्रीज आता है, ये सब एक्सटी ग्राफ है, याद रखिए, किस केस में इंक्रीजिंग आता था, इसी केस में इंक्रीजिंग आता था। तो वापस जो स्लोप बनेगा वापस ऐसा बनेगा, और ये आ जाएगा t = 6 सेकेंड, ठीक है। यहां पर हम अलग अलग खींच देंगे, ओके, 6 तक पहुंच गए। चलिए अब 6 से हम 8 पे चलते हैं, 6 से 8 पे चलिए, क्या हो रहा है यहां पर वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी कब डिक्रीज होती थी, वेलोसिटी डिक्रीज कब होती थी, डिक्रीज हो रही है। अब आप देखो वेलोसिटी डिक्रीज कब होती है, इसमें तो वेलोसिटी इंक्रीज होती थी, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती थी, यानी कि अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा t = 8 पे। ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर्व, ये स्ट्रेट लाइन, ये कर्व और ये उल्टा, ठीक है। और यहां पर अपन एरिया निकाल के जो भी वैल्यू आएगी वो यहां पर पुट कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व ग्राफिकल क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और देखते हैं कोई और अच्छा सवाल मिलता है तो आपके लिए वो भी लेके आते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से अब आपको ग्राफ के सारे सवाल लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्या क्या कर्व्स पॉसिबल नहीं है वो एक बार बात कर लेते हैं। तो बहुत ऑब्वियस है, अगर ये वीटी ग्राफ है, ये एक्सटी ग्राफ है, ठीक है, और ये एटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, ये एक्सटी ग्राफ है और ये एटी ग्राफ है, तो ये कर्व, ठीक है, ये कर्व, और आप देखिए इस तरह के कर्व्स, ये सब कोई भी कर्व पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट लूँगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, ये पर्टिकुलर टाइम लिया मैंने, इस टाइम के लिए इस पार्टिकल की दो डिफरेंट वेलोसिटीज आ रही है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई टाइम लिया मैंने, यहाँ पर अगर मैंने तो टाइम लिया तो डिस्प्लेसमेंट की दो अलग पोजीशन आ रही है, वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह यहाँ पर कोई टाइम लिया तो एक्सेलरेशन की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, एक्सटी कर्व, वीटी कर्व और एटी कर्व, ये सब पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समय रुक जाए, समय तो रुकता नहीं है, समय बड़ा बलवान है, समय तो बिल्कुल नहीं रुकता। तो समय तो अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके लिए समय नहीं रुकेगा, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो पढ़ाई कर रहा है, तो समय तो आपके लिए रुकेगा नहीं। और इसलिए तो बोलते हैं ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रिंसिपल होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पता नहीं कितने लोगों को पता ही नहीं पता, 1 की पावर 365। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं इसको। 1 की पावर 365 कितना होता है, 1 ही होता है सर, क्या फर्क पड़ गया, है ना, किसी की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज 1। और अगर 1.01 की पावर 365 करूंगा और 0.99 की पावर 365 करूंगा तो बहुत जमीन आसमान का अंतर आता है। 1.01 से क्या मतलब है सर आपका, 1.01 से मतलब है कि आप अपने जीवन में रोज 1% का इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। पावर 365 का मतलब है अगर 365 दिन तक आप अपनी लाइफ में सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं तो आप कितने बेटर इंसान बन सकते हैं साल के एंड में। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अपन 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड या 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, बिकॉज आज आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, एसेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, वॉरेन बफेट की केस स्टडीज पढ़ते हैं, ये सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे तो काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत समय पहले अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था और आज ये मिलियनर्स बन गए, बिलियनर्स बन गए। जो अब इन्वेस्टमेंट करेगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो एक आप में एक डेल्टा इंप्रूवमेंट आना चाहिए और एक वो जो डेल्टा इंप्रूवमेंट है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। डेल्टा इंप्रूवमेंट भले वो रोज का 1% इंप्रूवमेंट हो, रोज का 1% इंप्रूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 365 डेज विल गिव सिग्निफिकेंट रिजल्ट 37.8। ये पावर 1
ये पावर 365 1, आज आप जो कर रहे हैं वही लोग रोज लगातार करते रहेंगे तो रिजल्ट सेम, नील बटा सन्नाटा। लेकिन आज आपने जो किया और आपने सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट लेके आए रोज ओवर ए पीरियड ऑफ 365 37.8%, दैट मीन्स 3600% बेटर देन व्हाट यू वर एक साल पहले। फिर कोई भी रिजल्ट इम्पॉसिबल नहीं है। आप नीट में, आपके 10th में, बोर्ड में 50% मार्क्स आए, 60% मार्क्स आए, 70% मार्क्स आए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लाइफ में लग रही है तो, बिकॉज इससे आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग किसी भी फील्ड में लगती है। आपको ओलंपिक के लिए खेलना है तो ऐसा थोड़ी कि एक दिन में आप मेडल जीत लाओगे। 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की मेहनत लगती है और रोज आप में डेल्टा इंप्रूवमेंट चाहिए होता है। और डेल्टा ही तो अपन काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसको अपन डिवाई बाय डीएक्स बोलते हैं। और 0.99 की पावर 365, आप गलत संगत में फंस गए, यहाँ पर आके आप है ना मूवीज देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो पॉइंट रोज आप 1% डाउन होते जाएंगे। आपकी जो आज वैल्यू थी उससे आप 0.03 रह जाएंगे। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के आपको वर्चुअस साइकिल में आना है। अगर आप वर्चुअस साइकिल में आ गए ना, ऊपर ऊपर जाते रहेंगे। और अगर आप विशियस साइकिल में आ गए, विशियस साइकिल में आ गए तो होता है ना जब भंवर कुंज बनता है ना नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, आपने देखा ना भंवर कुंज बनता है, एक बार उसमें गए तो फिर डूब जाएंगे। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारी पढ़ाई में बहुत लागू होती है। और इसलिए हम क्राइम में जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं ना, हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग में काम करते हैं, रोज उनकी मेंटरिंग करते हुए चलते हैं, रोज 1% का इंप्रूवमेंट लेके आते जाते हैं, ताकि बच्चा जो है ना बिल्कुल इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के विशेष साइकिल में आ जाए। और एक बार आपके शुरू के कुछ टेस्ट में नंबर अच्छे आने लग जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लग जाती है, आप समझ में आने लग जाता है, तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के वर्चुअल साइकिल आए। विद दिस आई फिनिश टुडे लेक्चर। थैंक यू।